बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। मेरी तमाम टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि पहले बच्चों को एक्सरसाइज के स्टार्ट में उसका कंसेप्ट दिया करें कि ये एक्सरसाइज है किस बारे में, और उसके बाद ही सोल्यूशन की तरफ जाया करें ताकि बच्चों को पता हो कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी 1.2 वो है मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में कि मैट्रिसेस किस तरह, कितनी टाइप्स के और किस तरह की टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो सबसे पहले है आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके पास जो है वो सिंगल रो हो, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ रो एक हो, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर तमाम जो नंबर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर यानी कि आप देखें फर्स्ट में जो m/n आप लिखते हैं ना, तो m आपके पास यानी कि नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो रोज़ कितनी है 1, तो आपके पास रोज़ हमेशा 1 रहेंगी। आगे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 1/3 हो सकता है, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये 1/3 है और ये वाला आपके पास 1/2 है। तो रो मैट्रिक्स जो आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक रो होगी। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स भी सेम इसी तरह है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रोज़ बेशक मल्टीपल हो लेकिन कॉलम सिर्फ सिंगल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, 4/1 हो सकता है, 1/1 हो सकता है। तो कॉलम जो है वो हमेशा 1 ही रहेगा, रोज़ इसमें चेंज हो सकती हैं कॉलम मैट्रिक्स के अंदर। तो रोज़ और कॉलम मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल है, वो अपने नाम से ही ज़ाहिर हैं। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल ऑर्डर आपके पास आ रहा हो तो आप उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, अगर आपके पास वर्टिकल ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल ज्योमेट्री के अंदर किसे कहते हैं, ऐसी रेक्टेंगुलर शेप ऐसी होती है कि जिसके अंदर लेंथ और विड्थ आपस में बराबर नहीं होती। तो इसी तरह आपने इस कंसेप्ट से ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होगी, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट होंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा है कि जिसके अंदर देखिए बता रहा है नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अब आपके सामने ये दो ने ए और बी दिए हैं, इसके अंदर आप देखें 3 रोज और 2 कॉलम्स बन रहे हैं। 3/2 का ये मैट्रिक्स है और ये आपके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। जिस तरह स्क्वायर जो ज्योमेट्री में जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि जिसके अंदर लेंथ साइड इक्वल हो विड्थ साइड के, यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों साइड्स अगर इक्वल हो तो वो ऐसी शेप आपके पास स्क्वायर बन जाती है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। आगे आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, हॉरिजॉन्टल हो, रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, अगर उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हैं, उसके अंदर कोई भी नॉन जीरो एंट्री मौजूद नहीं है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो बेसिकली एक फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज लेते हुए आप क्या करते हैं कि आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको आप इस तरह से लिखेंगे कि ए के ऊपर स्मॉल टी आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है, अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है तो आप क्या करेंगे कि ए के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे और इसी तरह आपने अच्छा इसने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो उसने आपको ये बताया कि जब आप ए ट्रांसपोज लेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने ये देखें यहाँ पे जो रोज हैं उसको कॉलम में बदल दिया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। 1 2 3 आपके पास यहाँ पे रो थी, इधर कॉलम बन गई। 2 1 0 आपके पास सेकंड रो थी, यहाँ पे ये सेकंड कॉलम बन गया 2 1 0, और यहाँ पे आपके पास थर्ड रो -1 4 -2 थी, तो ये आपके पास -1 4 और 2 -2 आपके पास थर्ड कॉलम बन गया। इसी तरह उसने बी को चेंज किया और इसी तरह उसने सी को चेंज किया। अब देखें सी में आपको बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स था जो कि कन्वर्ट होकर कॉलम मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो इसने इसी तरह कहा है कि इसी तरह अगर जो आपके पास ऑर्डर होता है, जाहिर बात है जब कॉलम्स मैट्रिक्स में रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो रही है, तो इसी तरह जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है यानी कि जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं वो भी बदल जाएंगे। यानी कि जो पहले अगर 2 रोज थी तो अब आपके पास दो रोज की जगह पे 3 कॉलम आ जाएंगे और 3 कॉलम्स की जगह पे 2 रोज चली जाएंगी। ठीक है, तो यानी कि इनका ऑर्डर भी इस तरह से चेंज हो जाता है। इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर ऑफ 2/3 देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज विल बी रिवर्स, यानी कि 3/2 हो जाएगा।
अच्छा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से ये मुराद है कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैट्रिक्स आपके पास नेगेटिव ऑफ ए या नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि आप जब माइनस से उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंदर तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और तमाम जो नंबर्स के या तमाम एंट्रीज़ के जो ऑलरेडी साइन है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और उसकी एंट्रीज है 1, -2, 3 और 4। तो जब आपने माइनस ए मालूम किया, माइनस को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ कि ये 1 -1 हो गया और जो पहले से -2 था वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +2 हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसी तरह ये 3 -3 बन जाएगा, 4 -4 बन जाएगा। तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या मुराद है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो अलग कंसेप्ट हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही बन जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज दोबारा इक्वल आ जाए ए ही मैट्रिक्स के, तो ऐसी सूरत हाल में ए को कहा जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ट्रांसपोज भी इसी के बराबर है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट में जा सकता है। अदरवाइज जो कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स हैं या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर तो डेफिनेटली ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो वो ऑर्डर चेंज हो जाने के बाद वो सेम मैट्रिक्स तो बन ही नहीं सकते। लिहाजा ये ज़रूरी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा कि जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी, आप देख सकते हैं और आगे सवाल करेंगे जब हम, तो उसमें भी आप इसको और मज़ीद वाज़ेह तरीके से देख लेंगे। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो वही वापस आने के बजाय, वही मैट्रिक्स दोबारा आने के बजाय उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि एंट्रीज तो वही होंगे लेकिन साइन बदल जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया और वो आपके पास आंसर जो है वो -a आ गया, यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल कहते हैं कि इस तरह क्रॉस में जो तीर के निशान होता है या जिस तरह जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली दो डायगोनल्स के आपस में, जिस तरह दो तलवारें आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो तो जो फॉर्म बनती है उसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, a square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0। अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगा कि जब उसके जो डायगोनल में ये जो क्रॉस में, अगर हम इसको दो तलवारें की इस तरह समझें तो ये जो दो तलवारें इसकी बनती है, एक इस तरह बनती है 1 2 3, या इसको आप ये समझें कि ये जो आपके पास दो कोई भी स्क्वायर या कोई भी रेक्टेंगल अगर आपके पास होता है तो उसके आपके पास दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, एक आप राइट साइड से या एक आप लेफ्ट साइड से आप राइट साइड की तरफ बनाते हैं तो ये आपके पास लेफ्ट डायगोनल कहलाएगा, और एक आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो ये आपके पास राइट डायगोनल कहलाएगा। तो अगर आपके पास इसके डायगोनल में जो तमाम एंट्रीज हों वो नॉन ज़ीरो हों या कोई सी एक एंट्री नॉन ज़ीरो और बाकी तमाम जो आपके पास एंट्रीज़ हैं वो आपके पास ज़ीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि सिर्फ उसकी जो डायगोनल लाइन की जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें से कोई एक वैल्यू, एटलीस्ट कोई एक वैल्यू नॉन ज़ीरो हो और बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो कंपलसरी ज़ीरो हो, तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे एक फॉर्म है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर से मुराद होता है सेम। अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं उसके जो डायगोनल में वैल्यूज़ मौजूद हैं वो तमाम की तमाम सेम है, यानी कि तीनों एंट्रीज, जिस तरह यहाँ पे 1 2 3 है, अगर ये 1 2 3 सेम हो जाए, जिस तरह यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी कि जो डायगोनल है वो सेम होंगे, सेम रियल नंबर्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे के और के बता रहा है, और इधर आगे उसने एग्जाम्पल में ए में बताया कि 2 2 और 2 दिया और बाकी तमाम वैल्यूज़ या तमाम नंबर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ऐसी सूरत हाल आपके पास क्या कहलाएगी? ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ये 3/3 का भी हो सकता है, ये 2/2 का भी हो सकता है और ये 1/1 का भी हो सकता है। जिस तरह भी उसने बी मैट्रिक्स दिया कि इसके अंदर आपके पास डायगोनल में क्या है, दोनों वैल्यूज 3 3 है और 3 और 3 है और बाकी दोनों 0 0 हैं। तो ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है। हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है।
या हो सकता है, लाजिम नहीं है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, लेकिन ये है कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। और अब सी के अंदर आपके पास एक और ये 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है और इसके अंदर एक ही एंट्री है, तो ये भी आपके पास क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा और ये स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अच्छा, स्केलर ही से आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी हम कहते हैं यूनिट 1 को, यानी कि जो 1 होता है चैप्टर 1 नहीं बेसिकली, यानी कि जो यूनिट मतलब सिंगल जो 1 है उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। तो अगर आपके पास डायगोनल की तमाम वैल्यूज़ 1 हो तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा और इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। तो अगर आपके पास पहले एक मैट्रिक्स है वो डायगोनल, उसके बाद अगर उसकी डायगोनल की वैल्यूज सारी सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर वो तमाम की तमाम सेम वैल्यूज 1 हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने अब ये नोट लाजमी याद रखना है कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्सेस, यानी कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट। अब इसके बाद हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन के